मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन जो है वो आप लोगों का बहुत ही शानदार रहेगा और अच्छे से फुल एनर्जी के साथ में पूरे दिन को आप लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। एक छोटी सी बात यार, जो वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी उसको देखकर क्या फील होता है? आप लोगों को लगता है कि ज़िंदगी परफेक्ट होती है? नहीं भाई, ज़िंदगी ना बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ होती है। हम लोगों को अपने एफर्ट डालकर उसको परफेक्शन की ओर ले जाना होता है। जिसने जितने शानदार एफर्ट लगाए वो उतने ही शानदार तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाता है। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि कितने एफर्ट आप लोग वहाँ पर डाल पाते हैं। आप लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि जितना कर लिया यार उतना ही काफ़ी है, पर इन रियलिटी में वो काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि कई बार आप लोगों का आलस जो है वो आप लोगों के सर पे चढ़कर बोल रहा होता है। एक बच्चे ने मैसेज किया अभी रिसेंटली कि सर शाम को नींद आ जाती है, सुबह को उठने का मन नहीं करता है, क्या करूं? एक बार अपने मम्मी पापा से पूछना यार कि उनका मन न करे एक बार कि आप लोगों के लिए एक महीना पैसे ना भेजें तो क्या होगा। आप लोग खुद सोचो कि अगर उनका मन आप लोगों की तरह करने लगे तो आप लोगों की जिंदगी में तूफान आ जाएगा एक मिनट के अंदर में। जो अच्छी जिंदगी आप लोग जी रहे हैं, अच्छे से खाना वाना खा रहे हैं, सही तरीके से अपनी जिंदगी जो बाहर चल रही है उसके लिए कितना सेक्रीफाइस उन्होंने किया है, एक बार वो चीज़ भी तो सोच के देखना। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, अगर आप लोगों के मम्मी पापा कहीं बाहर जाते होंगे, अगर उनको कोई सामान खरीदना होगा और उस पर्टिकुलर प्राइस में 3 कैटेगरी मान लीजिए उनको मिल रही है, मान लीजिए उनको अगर आज की डेट में कुछ भी सामान खरीदना है, जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर बता के चलूँ कि उनको अपने लिए पैंट शर्ट खरीदनी है आपके पापा को, ठीक है, तो वहाँ पर 3 प्राइस की पैंट शर्ट है, तो कोशिश करेंगे कि सबसे लो प्राइस की खरीदे, क्या कि आप लोगों के पास में प्रॉपर पैसा आप लोगों के जाता रहे। अगर घर की कंडीशन अच्छी नहीं है तो भाई साहब एक तरीके से सोचो कि तिल तिल करके माँ बाप जीते हैं, बस बच्चों के लिए कुछ हो जाए, वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। और उसमें आप लोग बोलते हैं कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और नींद आ रही है, तो ये एक तरीके से मतलब सोचो तो सही, अगर आज की डेट में सेम सिचुएशन अगर आज की डेट में ऐसी हो कि आप लोग शाम को खाना ना मिले, फिर सुबह को खाना नहीं मिल रहा है और फिर लगे कि अगले दिन भी खाना नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को लगे कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, भाई साहब आप चीर फाड़ के पढ़ोगे। तो अपना जो आलस है उसको साइड में उठा के फेंको और जो सही रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि ज़िंदगी आपकी अगर आप लोग नहीं सुधारोगे तो कोई और नहीं सुधारने आने वाला है। और ये मैंने एसएलवी प्लानर जो है जब बनाया था, इसके लिए पूरा एक दिन लगा था कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो सिस्टमेटिक वे में ये पूरा तैयार किया गया था। तो अगर इसको भी आप लोग डेली फिल करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप लोगों को अपने जो भी कार्यक्रम, जो भी क्यों नहीं कहते कितने पूरे दिन को कहाँ कुक्रम किया जा रहा है, क्या क्या बर्बाद किया जा रहा है पूरा टाइम, वो आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा। एक होता है क्रम, दूसरा होता है कुक्रम, यानी कि क्रम का उल्टा, जिसमें इंसान जो है बिल्कुल नेगेटिव जोन में रहता है। तो एक बार अपने ऊपर नजर तो डालो, आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ जाएगी आप लोग कहाँ पर क्या कर रहे हो। और एक हफ्ते के अंदर आप लोग अपने आप को शीशे में देखना बंद कर दोगे अगर सेम पैटर्न फॉलो करते रहोगे। तो ये आप लोगों के लिए इसलिए बनाया गया था ताकि आप लोगों की लाइफ में सुधार आए। जो भी बच्चा इसको फॉलो कर रहे हैं एक बार अपना फीडबैक जरूर देना कि लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आया, और वो पढ़िएगा आप लोग कि हाँ किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग को अपने ऊपर नज़र रखने के लिए तैयार करती है और हेल्दी बनाने का भी काम करती है। और खुद अपने आप को जब रेट करता है ना इंसान, उसके अंदर की रियलिटी निकल के आती है, किसी को दिखाना नहीं है, अपने आप खुद लिखो कि आज का दिन को आप लोग कितना रेट करोगे, कितना यूटिलाइज किया आप लोगों ने आज का दिन। आप लोग खुद समझ जाओगे कि कौन सी बेसिकली नदी बह रही है आप लोगों की जिंदगी में, और उसको सुधारने की कोशिश करोगे, प्रायोरिटी सेट करने की कोशिश करोगे कि नहीं यार जिंदगी को सही डायरेक्शन में लेकर चलना है। और जब तक अपने ऊपर ही नजर नहीं रहेगी, आज गया कल गया, एक साल पहले गया, एक साल अब गया, अगला भी साल चला जाएगा, ऐसे ही जिंदगी चली जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गई है। तो एफर्ट डालने पड़ेंगे, ये दुनिया में यहाँ पर आए हो तो अपनी पोजीशन बनानी पड़ेगी। कोई आप लोगों को बनी बनाई नहीं देगा। अगर लग रहा है अंबानी अदानी के घर में पैदा होकर जिंदगी चल जाएगी, तो वो ऐसे कर्म आपके थे नहीं। अब जैसे कर्म है अब उसके हिसाब से काम करो, अपने माँ बाप के लिए अपन आप लोग अंबानी अदानी बनकर दिखाओ, उनकी जिंदगी को आप लोग इंप्रूव करो। ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है यार कहीं ना कहीं। अगर आप लोग देखो जिस इंसान ने इस दुनिया में आप लोगों को लेकर आया वो एटलीस्ट उस इंसान की कुछ तो जिंदगी आप लोग इंप्रूव करो कि वो इंसान जो है आपकी वजह से खुश रहे एटलीस्ट थोड़ा। तो ये जिंदगी आप लोगों की है, आप लोगों को सुधारनी है, तो जितनी जल्दी सुधर जाओगे उतनी जल्दी सुधर जाएगी, नहीं तो जिंदगी चलती रहती है, ये भी है आगे भी निकल जाएगी। तो आप लोग खुद डिसाइड करो कि आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आप लोग आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, या फिर आप लोग इसको वैसे भी अगर कुछ भी अगर कहीं एक तरीके से, जैसे एक तो आंसर राइटिंग ऐसे राइटिंग, इसी के साथ में अगर कहीं पर मेंशन करने के लिए आया कि इन्वायरमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन भी है तो वहां पर भी आप लोग इसको लिख सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि सतत विकास और जलवायु परिवर्तन जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर चलेगा जहां पर सिस्टमेटिक में, क्लाइमेट चेंज वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ आप लोगों को नजर नहीं आएगा, वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, पर लेकिन अगर ये बिगड़ेगा तो ये भी बिगड़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो यानी कि दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं चीजों को इंप्रूव करना।
तो ये बात यहाँ पर बोलने की कोशिश की गई है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी अगर डाउट हो, समस्या हो तो बताना जरूर यहाँ पर, इसको ध्यान से आप लोग लेकर चल सकते हो, ठीक है। दूसरा एक और बात यहाँ पर, जैसे मैंने बोला था अभी आप लोगों की क्लास जो है 22 और 23 से स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर, जो भी आप लोग की ऑप्शनल है। तो अगर जिसको भी उसको ऐड करना है तो मैंने बोला था कि इसको जल्दी से जल्दी कर लेना, क्योंकि ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से, ठीक है। स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो एक अलग बात है, पर यूपीएससी के लिए सीरियस हो तो ध्यान रखना, अपना कोशिश करना कि दिसंबर से पहले अपने ऑप्शनल को कंप्लीट कर लेना, चाहे जहां पर भी आप लोग कर रहे हो, ठीक है। तो उसको लेकर अपना तैयार रहना। दूसरा, आप लोग की मंथली जो वीडियो है वो कल शाम को आएगी, जो कि आप लोग की लास्ट वाली मंथली वीडियो बची है, और उसी के साथ में दोनों की पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है। कल शाम को किस बजे? कल शाम को ये लगभग 6 बजे आप लोगों की पब्लिश कर दी जाएगी, तो उसके लिए रेडी रहना। कल शाम 6 बजे मंथली वीडियो, जिसमें कंप्लीट जो आप लोगों का जो मंथ है बेसिकली जून का, वो पूरा का पूरा कवर किया जाएगा शानदार तरीके से। आप लोगों की सारी समस्याएं जो है उसमें कवर हो जाएंगी। और मंथली वीडियो खासकर ये, अगर ये वीडियो आप लोग रेगुलर देखते हो तो वो आप लोगों के लिए रिविजन का भी काम करेगी, तो आप लोग उसको अच्छे से एंजॉय करिएगा। कहीं भी कोई डाउट, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो उसको बताना, ताकि उसको दूर किया जाए, ठीक है। जिंदगी में हर एक इंसान जो है वो ये चाहता है कि यार किसी न किसी तरीके से मेरी हेल्थ ना बेस्ट लेवल की रहे, पर लेकिन उसकी हरकतें जो रहती हैं वो वर्स लेवल की रहती हैं। तो इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम उसको ज़िंदगी में फेस करनी पड़ जाती है। मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूँगा कुछ ऐसी ही दिक्कतों के बारे में जिनका एक सोल्यूशन अभी खोजा जा रहा है, और एक आशा की एक किरण सामने निकल कर आ रही है। एक बड़ा ही मोटे मोटे वर्डों में यहाँ पर लिखा हुआ है एंटीबायोटिक, और नीचे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस। एंटी और बायोटिक, पहले तो आप लोग इसको डिवाइड कर दो। और रेजिस्टेंस क्या हो गया? इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोधक, यानी कि रुकावट। तो यानी कि ऐसी दवाइयां जो कि कोई बायोटिक कंपोनेंट जो कि बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, उसको रोकने का काम करती है। अब इस दवाई को रोकने का काम करने के लिए जो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो डिटेल में समझाता हूँ। आप एक डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने बोला कि ये लो दवाइयाँ। आप लोगों ने बोला डॉक्टर को कि मुझे फीवर हो रखा है और मुझे दवाइयाँ चाहिए। किस किस चीज़ की? मतलब खांसी, नज़ला, जुकाम, पेट में दर्द है, थोड़ा सा बदन में दर्द है। डॉक्टर ने पूरी दवाइयाँ दे दी, तो बोला कि 5 दिन तक खाना है ये दवाई, ठीक है। आप लोग तो ठहरे खली के परिवार के, आप लोगों को लगा कि अरे 5 दिन तक कौन खाएगा, एक दिन खाओ और उसके बाद में साइड में फेंक दो उठा के, कौन चेक कर रहा है। कर अब तो ठीक लग रहा है भाई साहब, अब तो ना गरम गरम भी नहीं लग रहा, शरीर खांसी भी ना कमी हो गई है, अब नाक भी खुल गया है। तो यानी कि 5 दिन का कोर्स आप लोगों ने 2 दिन में निपटा दिया। 2 दिन में निपटाया, यानी कि जो दवाई डॉक्टर ने दी उस दवाई ने आप लोगों की बॉडी में जो गलत बैक्टीरिया या फिर जो वायरस था उसको थोड़ा सा सप्रेस किया था, पर लेकिन वो कंप्लीटली सप्रेस नहीं किया था। तो जो आप लोगों ने थोड़ा सा डोज उस बैक्टीरिया को या उस वायरस को दवाई का दिया है, उससे वो थोड़ी देर के लिए सप्रेस तो हुआ, पर लेकिन उसके अंदर ये क्षमता आ गई कि वो दवाई के डोज के साथ में लड़ना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि मरा नहीं, वो बच गया, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे? ये जो एक पैटर्न होता है इंसान का कि जब भी दवाई ली, डॉक्टर ने दवाई दी, आधी खाई फिर छोड़ दी, तो बीमारी फिर डबल ताकत से सामने निकल कर आती है। तो जो पहले डॉक्टर ने डोज दिए थे ना, अब वो डोज यहां पर काम नहीं करेंगे। अब आप लोगों को थोड़ा सा हाइयर डोज लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने फिर सेम बदतमीजी की कि 2 दिन खा लिया और फिर छोड़ दिया, अब फिर ऐसे ही आगे चलकर फिर ये वाला डोज भी काम नहीं करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया अब उनके साथ भी लड़ने लगे। अब और हाइयर डोज देना पड़ेगा। तो आज की डेट में हम लोगों का जो रहना सहना, खाना पीना हो चुका है, और वो कैसे? जैसे कि आज की डेट में आप लोग क्या करते हो, जैसे गाय का दूध पीते हो, भैंस का दूध पीते हो, तो उनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो जो चारा खा रहे हैं खेतों में से वो निकल के आते हैं, उसमें दुनिया भर की उल्टी सीधी दवाइयाँ डाली जाती हैं। जो पानी पिया जा रहा है वो भी आप लोगों को देखने का, उसमें कहीं क्लोरीन मिल के आ रहा है, कहीं कुछ। तो एक तरीके से हर जगह कोई आप लोग सी फूड खा रहे हो उसमें देखने को मिलेगा। अगर कहीं पर कोई सब्जियां उगाई जा रही हैं, उन सब्जियों के अंदर भी आप लोग कई बार बुरे कंटेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि दिल्ली में यमुना वाला रीजन है, उसके आसपास सब्जियां उगाई जाती हैं, तो वो लोगों की स्किन के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है, उनकी आंखों के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है, उनकी बॉडी के ऊपर, बेसिकली खासकर अगर हेयर के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ऐसी ऐसी चीजें जा रही हैं। तो हमारी बॉडी ऑलरेडी जो है इन सब इस उल्टी सीधी चीजों से भरी पड़ी है। तो मान लीजिए अभी यहाँ पर गाय के अंदर जो भैंस के अंदर जो इंजेक्शन गया, अब वो इंजेक्शन जो है अब हम लोग दूध पियेंगे तो इनडायरेक्ट वे में हमारे अंदर आ गया वो। तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप लोग देखोगे कि हमारी बॉडी में जो दवाई जा रही है उस दवाई से ज्यादा खतरनाक तो हमारी बॉडी में वायरस वैसे ही पहुंचे हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारी कंट्री में जितने कम लोगों की डेथ हुई है एज कंपेयर टू यूएसए में इतने सारे लोग मर गए। क्यों? हम ऑलरेडी इतने पोल्यूटेड चीजों में रहते हैं, हमको ना प्रॉपर खाना मिल पाता है, ना प्रॉपर हवा मिल पाती है साफ, ना प्रॉपर पानी मिल पाता है।
तो वायरस क्या बिगाड़ लेगा, ये ऑलरेडी इतने वायरस को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो जब यहां पर ड्रग्स का, जब यहां पर काम करना, जो ड्रग्स आप लोग ले रहे हो वो ड्रग्स जो है वो काम करना बंद कर दे, जो बैक्टीरिया को मारती है बैक्टीरिया को मारना बंद कर दे। तो पहले आप लोगों ने जैसी दवाई खाई बैक्टीरिया की संख्या कम हो गई, पर लेकिन वो एंटीबायोटिक में जब यहां पर क्रिएट हो गया तो उनकी संख्या फिर से यहां पर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि अब दवाइयां जो है आप लोग को ज्यादा ताकतवर लेनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से जो हम लोगों ने पहले कभी एंटीबायोटिक बनाई थी वही एंटीबायोटिक आज तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं, और हमारी बॉडी में जिस तरह खाना पीना रहना सहना हमारा हो गया है, उन दवाइयों से रेजिस्टेंस होने लगा है, यानी कि वो दवाइयां इतनी कारगर अब नहीं रह गई हैं जो पहले हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो इसकी वजह से कई बार जो इन्फेक्शन होता है, सॉरी यार जो इन्फेक्शन होता है वो भी और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो रीजन क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि एंटीबायोटिक जो हम लोग ले रहे हैं उससे काम नहीं हो रहा है, उसको रेजिस्टेंट यानी कि उसको प्रतिरोध करने की क्षमता हमारी बॉडी में क्रिएट हो चुकी है। अब ये जो एंटीबायोटिक है, इससे हाई पावर की एंटीबायोटिक हम लोगों को चाहिएगी, वही बीमारी ठीक करने के लिए जो पहले हमारे शरीर में होती थी। ये इसलिए जो पुरानी दवाइयां हैं वो काम करना बंद कर चुकी हैं या फिर बहुत कम काम कर रही है। तो उसी की पावर बढ़ाने के लिए यहां पर इसके अंदर एडजुवेंट डाले जा रहे हैं। ये क्या है, ये ऐसे जैसे मान लीजिए आप लोग एक जूता पहनते हैं और जूते का तलवा जो है वो घिस जाता है। तो जब तलवा घिस जाता है तो आप लोग क्या करते हो, उसके अंदर से एक अलग से उसके अंदर तलवा चढ़वा देते हो नीचे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर का तो खोल जो था उसका सही था, पर लेकिन उसकी जो पैंदी घिस गई थी जूते की, तो आप लोगों ने नई पैंदी लगा दी उसमें, तो अब एक अच्छा सपोर्ट ही मिल गया उसको, तो वो आगे काम करने लगेगा। तो एंटीबायोटिक में यहां पर जो एडजुवेंट है यहां पर ये डाले जाएंगे, तो यहां पर ये क्या करेंगे, ये एंटीबायोटिक की ताकत बढ़ा देंगे, और जो बैक्टीरिया को पहले एंटीबायोटिक मार नहीं पा रही थी, अब उस एंटीबायोटिक की हेल्प से यहां पर ये बैक्टीरिया जो है वो मरेगा। यानी कि ये क्या करेंगे, इसकी ताकत बढ़ा देंगे, इसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ा देंगे। तो यहां पर ये काम एडजुवेंट करने वाले हैं। तो इसी के चलते यहां पर ये पूरा आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि हेल्थ के फील्ड में काफी बड़ी एक तरीके से आप लोग एक खोज बोल सकते हैं यहां पर, कि नए इंग्रेडिएंट्स जो मिलाए जा रहे हैं यहां पर आज की डेट में, तो इसकी वजह से हेल्प करेंगे कि रिवाइव की जाए जो कि पुरानी, या यहां पर एक वर्ड यूज किया गया ऑब्सोलेट, इसका मतलब होता है पुरानी चीजें हो जाना, तो उसको फिर से रिवाइव यहां पर किया जाएगा। तो इसके चलते जो भी क्रिटिकल बैक्टीरिया हैं अब उनकी सामत आने वाली है फिर से, क्योंकि फिर से अब यहां पर चिट्टी 2.0 आ गया है यहां पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी के चलते यहां पर ये पूरा आर्टिकल छपा है, यानी कि आने वाले टाइम पे ये लग रहा था कि अब नई हम लोग को एंटीबायोटिक मार्केट में लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी वाली ने काम करना बंद कर दिया है। पर लेकिन स्टडी करके अब उन्हें ही रिजुवनेट किया जा रहा है, तो इससे फायदा ये देखने को मिलेगा कि पुरानी ही एंटीबायोटिक जो है वो प्रॉपर वे में काम कर पा रही है, अब उन्हीं को अच्छे से हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये बातें हैं यहाँ पर। तो फाइंडिंग क्या है यहाँ पर, तो एंटीबायोटिक एडजुवेंट यहाँ पर डाले जा रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को काउंटर करेंगे, तो इससे फायदा देखने को मिलेगा, और इसके चलते हम लोग चीजों को और अच्छे लेवल पर यहाँ पर सुधार पाएंगे। आप लोग इसको थोड़ा समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पर दूंगा। जैसे हमको अभी क्या हुआ, कोविड-19 के चलते सबको वैक्सीनेट किया गया। इनडायरेक्ट वे में अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये वैक्सीनेशन क्या था, ये वैक्सीनेशन ये एक तरीके से डीएक्टिवेटेड वायरस था जो हमारी बॉडी में डाला गया। तो हमारी बॉडी में जैसे ही वो वायरस डाला गया जो कि क्षमता बहुत कम रखता था, तो उसको मारने के लिए हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसने एक दीवार खड़ी कर दी कि हाँ इसके ऊपर भाले और बाण और पत्थर गोले बरसाने, यानी कि एक हमारी बॉडी के अंदर में उस पर्टिकुलर वायरस के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो जब रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया यहां पर, तो अब कल को थोड़ा सा ताकतवर भी वायरस आएगा, तो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में है जो कि उसको मारने के लिए, बिखेरने के लिए, साइड में फेंकने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो इस पैटर्न को आप लोग, सेम पैटर्न को यहां पर ये जो वैक्सीन है जो हमारी बॉडी में वायरस डाला गया, अब यहां पर इसको रोक पा रही है, यहां पर ये एक तरीका रेजिस्टेंस क्रिएट करना होता है। सेम रेजिस्टेंस जो है हमारी बॉडी में जो है वो एंटीबायोटिक को लेकर यहां पर हो गया था, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो अभी यहां पर यूज किया जा रहा है जो पोर्शन यहां पर मॉलिक्यूल का, तो यहां पर ये काउंटर कर पाएगा यहां पर कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम चल रही थी, और जो रेजिस्टेंस था यहां पर उसको ये टैकल कर पाएगा। अब आने वाले टाइम में और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये इस वजह से यहां पर बोला जा रहा है कि अब आने वाले टाइम में एक प्रोडक्टिविटी आप लोगों को यहां पर इसकी देखने को मिल सकती है, एक जो रिवाइव होती है आप लोगों को एंटीबायोटिक नजर आएंगी। कोई पूछ ले यार ये ड्रग रेजिस्टेंस छोटी सी तो बात है, हाँ दवाई खा रहे हैं उसकी वजह से बॉडी के अंदर में रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, अब वो दवाई काम नहीं कर रही है, कौन सी बड़ी बात है यहाँ पर, ये कौन सी बड़ी बात है यहाँ पर ये। अब बड़ी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूं। 2050 तक का ये माना जा रहा है कि 10 मिलियन लोगों की जान चली जाएगी, यानी कि आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर बोले तो यहां पर 100 लाख लोगों की जान चली जाएगी, यानी कि 1 करोड़ लोगों की जान चली जाएगी
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से, ओनली इसकी वजह से, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खतरनाक चीज है ये पूरा एक तरीके से मतलब करोड़ों लोगों की जान लेके जा रही है। तो यहां पर इसीलिए बोला गया कि ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो आने वाले टाइम पे इतना खतरनाक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और यहां पर एक इकोनॉमिक स्लो डाउन जो कि यहां पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर हुआ था, ठीक है, तो उस तरह की कंडीशन यहां पर क्रिएट हो सकती है आने वाले टाइम पे। तो इसके चलते यूएन की जो एडहोक जो यहां पर इंटेलिजेंसी जो कोऑर्डिनेशन ग्रुप है ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिपोर्ट के द्वारा यहां पर ये बातें बताई गई हैं। कोई आप लोगों से पूछ ले कि स्टेटमेंट देकर कि ये बोला गया अभी रिसेंटली यहां पर कि 10 मिलियन के करीब लोग मर जाएंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से, तो किसके द्वारा बोला गया है? तो यूएन एडहोक एंटीजेंसी, तो यहां वो सॉरी इंट्राजेंसी, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन ग्रुप के द्वारा यहां पर ये बातें बुलाई गई है इस रिपोर्ट के हिसाब से। एडहोक का मतलब क्या होता है? एक टेम्परेरी तौर पर, ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके साथ में ये बोला गया 2030 तक का एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है यहां पर 24 मिलियन के करीब लोग जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में पहुंचा देगा। मतलब क्या? मतलब ये कि मान लीजिए मैं एक लोअर मिनिमम परिवार से आता हूं, एक काफी गरीब परिवार से आता हूं और मुझे जो है बीमारी हो गई, और वो जो बीमारी है उस टाइम पर मुझे जो दवाई मैंने ली वो दवाई काम नहीं कर पा रही है, फिर और ज्यादा बीमारी होती जा रही है, तो इसकी वजह से डॉक्टर की इतना ज्यादा पैसा चला जा रहा है कि लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में यहां पर चले जा रहे हैं। तो ये काफी बुरी कंडीशन यहां पर क्रिएट कर दे रहा है, जो कि 2050 तक 3.8% एनुअल जीडी को नुकसान पहुंचाएगा। ये काफी ज्यादा खतरनाक है। लोग बोलोगे राक्षसों की तरह क्यों हंस रहे हो सर, ऐसा क्या हो गया? आप लोगों को पता नहीं होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में आज की डेट में भी हम लोग लगभग 2% मुश्किल से अपनी जीडीपी का खर्च कर रहे हैं, वो भी कोविड-19 के बाद में, जो कोविड-19 के ऊपर खर्च किया गया है। अब हम यहाँ पर तब खर्च कर रहे हैं और यहां पर बता रहा है कि जीडीपी का नुकसान ही लगभग 4% ओनली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हो जाएगा। तो इसकी ग्रेविटी समझो आप लोग, इसकी ग्रेविटी क्या होगी। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आज की डेट में बोला जाए तो लगभग 7 लाख के करीब लोग जो हैं हर साल उनकी डेथ होती है ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज की वजह से, ठीक है, इंक्लूडिंग जो लोग हैं वो डाई कर रहे हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जो ट्यूबरक्लोसिस भी इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। टीबी की बीमारी बड़ी खतरनाक है। टीबी की बीमारी को लेकर अगर किसी ने भी लापरवाही बरती तो भाई साहब ये उसका नाम सत्य कर देती है। तो ये सारी चीजें ड्रग रेजिस्टेंस जो बीमारी की वजह से आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि इंसान की लापरवाही, खान पीना, रहन सहन, उसकी जो डे बाय डे की एक्टिविटी है उसकी वजह से प्रॉब्लम निकल के सारी सामने आ रही है। आप लोग बोलोगे इतनी खतरनाक चीजें तो सरकार कुछ कर नहीं रही है कि इस पे, दुनिया में कुछ कर नहीं रहे हैं क्या? लोग कर रहे हैं पर लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं पर लेकिन इतना दिल जान लगाकर नहीं कर रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाए। तो वही वाली चीजें कि हाँ पढ़ाई तो चल रही है पर लेकिन उतना हिम्मत नहीं आ रही है निकल के, तो वो हिम्मत लगानी पड़ेगी तभी सॉल्यूशन निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये बात करें तो इनिशिएटिव तो कई सारे, जैसे नेशनल प्रोग्राम है यहाँ पर एएमआर के ऊपर, एंटी जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। इसी के साथ में नेशनल एक्शन प्लान है, एएमआर जो सर्विलेंस रिसर्च जो नेटवर्क देखने को मिलेगा, रिसर्च इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है कई जगह, एंटीबायोटिक स्टोवर्डशिप जो प्रोग्राम भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्रोग्राम है, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन उनका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है सही लेवल पर वो नहीं पता है अभी, इसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 2015 से आप लोगों को देखने को मिलता है, और थीम भी यहां पर रखी गई थी कि स्प्रेड अवेयर स्टॉप रेजिस्टेंस, यानी कि अगर आप लोग कोई बीमारी झेल रहे हो और आप लोगों को कोई दवाई डॉक्टर ने दी है, उसका प्रॉपर कोर्स कर ही आप लोगों को काम करना है, ठीक है। तो ये तरीके से समझ सकते हैं। अभी रिसेंटली जब किसी को बीमारी होती है या फिर अभी आप लोगों ने देखा फीवर हुआ था जब, तो उस टाइम पर 5 दिन मैंने पूरा प्रॉपर दवाई खाई, प्रॉपर तरीके से अपना खाना पीना सही रखा, तब जाकर सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आती है। आज की डेट में इम्यून सिस्टम जो है वो काफी वीक होते जा रहे हैं हमारे खाने पीने और रहने सहने की वजह से, तो इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और ह्यूज सर्विलेंस जो सिस्टम है यहाँ पर, जिसको ग्लास बोला गया है, तो ये लॉन्च किया गया था 2015 में यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जो भी गैप है यहाँ पर उसको फिल किया जा सके हर एक लेवल पर और सब मिलकर यहाँ पर काम करें। क्योंकि ये नेशनल की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलने लगी है। यूपीएससी को लगा यार बीमारी खतरनाक है, ज्यादातर इंपैक्ट डालती जा रही है लोगों के ऊपर, तो हमारे आने वाले भावी जो ऑफिसर्स हैं उनको इसके बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ डाला यूपीएससी ने भी, ताकि हर एक इंसान जो है वो इसके बारे में अवेयरनेस हो सके। क्योंकि इसके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो फिर ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे, पॉलिसी बना पाएंगे। तो इसी के चलते मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया कि इसके रीजन क्या है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा गया कि करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है यहाँ पर, और 4 स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है,
कॉमन सेंस भी लगाकर इस्तेमाल करोगे तो आसानी से आंसर दे दोगे। बोला है कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, यानी कि कुछ लोगों के अंदर में जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन जो होती है उसकी वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, पढ़ लो पहले, उसकी बात हम आराम से बात में डिस्कस करेंगे। बोला गया कि टेकिंग इनकरेक्ट डोज ऑफ द एंटीबायोटिक टू क्योर द डिजीज। ठीक है, तो इनकरेक्ट डोज ले लिया, जितना डॉक्टर ने बोला था उसके हिसाब से नहीं ली, यानी कि दूसरी तो स्टेटमेंट अभी पढ़ाई है यहाँ पर, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। अगर सेकंड स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट यहां से गायब हो जाएगी। ठीक है, यूजिंग एंटीबायोटिक इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, यानी कि जानवरों को दवाइयां देना, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया इसके बारे में, यानी कि तीसरा भी सही है। अगर तीसरा सही होता है तो यहां पर ये वाला चला जाता है। मल्टी क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल, यानी कुछ लोगों में अलग अलग तरीके की बीमारी होना। तो अलग अलग तरीके की बीमारी होने से कोई रिलेशन है यहाँ पर कि उसको कई बीमारी हो रखी है। ठीक है, तो कई बीमारी हो रखी है वो एक अलग चीज है, पर लेकिन रेजिस्टेंस किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, तो वो यहां पर ये जस्टिफाई आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहले वाला स्टेटमेंट यहां पर, इससे तो आप लोग पूरा ही ये निकाल सकते हैं, यहां पर ये खत्म हो जाएंगे स्टार्टिंग में दोनों, कि जेनेटिक बोल दिया इसमें, तो जेनेटिक का तो कोई रिलेशन ही नहीं था यहां पर, तो वहां से भी आप लोग इसको कट कर सकते हैं। तो यानी कि आंसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, और आंसर यहां पर बी हो गया, यानी कि 2 और 3 जो है वो मेन कोज है जिसकी वजह से यहां पर ये बीमारी वगैरह आप लोग को देखने को मिल रही है। पूरा ही टॉपिक अगर एक ही क्वेश्चन में कवर करना है तो ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीका है, पूरी स्टेटमेंट पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर दो। इसी के बारे में बोला गया है कि वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस जो वीक है, यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने के लिए, सीधी सीधी बात है यार, और किस चीज के लिए होगा। ठीक है, इसी के साथ में ये पूरा इनिशिएटिव लिख दिया है, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यूज सर्विलेंस सिस्टम। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसी के साथ में कंटिन्यू फिल करना है गैप, जो कि इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक ऑल द लेवल। ठीक है, बोथ यहाँ पर WA यानी कि यहाँ पर वर्ल्ड जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक, और यहाँ पर GLASS दोनों लॉन्च किए गए 2015 में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये सारी चीजें अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है डिटेल में। आंसर दीजिए, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है, भूलना नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है सही, आंसर डी है। ये सारी चीजें अभी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई काफी डिटेल में, तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं दोनों को 2015 में ही लॉन्च किया गया, तो सारी बेसिक चीजें भी अगर कोई आप लोगों को लिखने के लिए पूछ ले तो बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी रखकर आप लोगों को चलना है। तो पूरे टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि बाल की खाल निकाल लो, अब कोई पूछे भी आप लोगों से तो आप लोग उसको भी बता सको। ठीक है, एक स्लाइड और डाल रखी है यहाँ पर जिसमें शॉर्ट फॉर्म में कई सारी चीजें दे रखी है। यहाँ पर AMR क्या होता है जो आप लोग को एक्सप्लेन किया ना, तो एक्स्ट्रा भी चीजें आप लोगों को स्लाइड में कई बार देखने को मिल जाती है। ठीक है, कि यहाँ पर इंपैक्ट क्या क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इतने लोगों को मार रही है, कि लाइफ इसकी जो यहाँ पर एक तरीके से लाइफ सेविंग मेडिकल जो प्रोसीजर यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीजें कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को स्लाइड में देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूं कि स्लाइड जो होती है इसका जो PDF होता है वो जरूर आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया करो, सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी वहां पर मिल जाती है। ठीक है, फीडबैक जरूर देना कैसा लगा, अगर कोई डाउट हो तो उसको दूर कर आगे बढ़ना है। ओके, चारों तरफ यही शोर, कैसे क्लीन एनर्जी को लाएं अपनी ओर, कोयले से हो गए सबके सब बोर, ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, यानी कि कोयले ने सबकी खस्ता हालत कर डाली। तो इसलिए सब फोकस कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाए, जिसको आप लोग अक्षय एनर्जी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और हमारे देश ने भी टारगेट रखा है इसके ऊपर कि 50% क्लीन एनर्जी लेकर आएंगे। ठीक है, और 500 गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की और टारगेट रखे हुए हैं 2030 तक का। तो ये डेडलाइन है हमारे देश के अंदर में। तो ये ऐसा एक इशू है जो कि रेगुलरली आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में एक हल्की सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें आखिर न्यूज में क्यों आ गया, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो न्यूज में आ गया हमारी कंट्री में जो मिनिस्टर हैं, जो कि पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं RK सिंह साहब, उनके द्वारा यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है कि इसको जल्दी ही अचीव किया जाएगा। और आप लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी जो है वो वादे करके आए थे यहाँ पर ग्लासगो के अंदर जब गए थे यहाँ पर, जिसमें बात की थी ना कि 2070 तक हम लोग को जीरो एमिशन करना है। तो ये भी एक मुद्दा भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये आता है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है इसमें क्या क्या सोर्सेज आते हैं। देखिए नाम से ही रिन्यूएबल लग रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि छिपकली की पूंछ है, काटो फिर से निकल आएगी, तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी छिपकली की पूंछ जैसी ही है। जैसे अगर बात करूं, आप लोगों को क्या लगता है कि सूरज की रोशनी जो है अगर उसको आप लोग इस्तेमाल करना यूज करना स्टार्ट कर दे तो क्या वो खत्म हो जाएगी? नहीं यार, 2 किलो सूरज बचा हुआ है, खत्म हो जाएगा भाई साहब, अभी नहीं यूज करते हैं। अबे जादू थोड़ी ना है, जादू की एनर्जी खत्म हो रही है तो सूरज है वो चलता रहेगा अपना, ठीक है। तो उसकी पृथ्वी के ऊपर जो रोशनी पड़ रही है, अब कितना भी इस्तेमाल कर लो उसको, ठीक है, ना कहीं खोदना है ना कहीं बैटरी रिचार्ज करके आप लोगों को बनाना है उसको, मतलब सूरज की किरणें आ रही है धरती पर, नेचुरली आ रही हैं, तो कितनी भी यूज कर सकते हो आप लोग। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में आ गया। अब मान लीजिए एक हवा निकल कर आई, वो हवा जो है उसको हम लोगों ने पंखा चलाया और टरबाइन घुमा लिया, तो ये क्या बन गया? हमारे लिए एनर्जी बन गई।
अब यहाँ पर ये थोड़ा ना बोलेगा पाकिस्तान ये मेरी हवा है, इससे तुम एनर्जी मत बनाना, ठीक है, मेरी तरफ से आई हवा है ये, ठीक है। हम लोग बोलेंगे भाई साहब हमारी तो पता नहीं, हमारी तरफ से हवा पानी पता नहीं क्या क्या लेते हो तुम, ठीक है। तो ये चीजें होगी। ऐसे ही पानी हो गया, ठीक है, तो पानी यूज किया जाता है, ठीक है, जियोथर्मल जो कि जमीन के अंदर से एनर्जी निकलती है, और बायोमास। तो यानी कि ये सारी जो एनर्जी होती है ये रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में आती है। इसका मतलब ये है कि अगर इनसे एनर्जी क्रिएट करोगे तो ये खत्म नहीं होंगे, ये अपने आप फिर से क्रिएट हो जाते हैं। तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जैसे हमारे देश में अगर कोई पूछने लगे कि हम लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना कितना इसका इंजॉयमेंट हमारा चल रहा है अभी, तो विंड जो है वो लगभग 40 गीगावाट है, सोलर जो है 50 गीगावाट, बायोस्फीयर जो है वो लगभग 10, स्मॉल हाइड्रल पावर लगभग 4 के करीब है, और लार्ज हाइड्रो पावर लगभग 46 के करीब है। तो टोटल मिलाकर 150 के करीब कैपेसिटी हम लोगों ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से बना रखी है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और सोलर एनर्जी तो एक ऐसी चीज़ है कि इसका जितना इस्तेमाल करो उतना कम है, ऊपर से कोई पोल्यूशन भी नहीं है। वो अलग चीज़ है कि पोल्यूशन जो होगा वो सोलर प्लेट वगैरह उनको इस्तेमाल नहीं करना, तोड़ फोड़ के फेंक दिया तो वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्रिएट हो सकता है। पर लेकिन वैसे जैसे हम लोग नहीं ईंधन जलाते हैं, लकड़ी जला दी, उसमें से दुनिया भर का धुआं निकल रहा है, ठीक है, कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें खतरनाक हो जाती है, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में अभी कुछ अप्रूवल भी दिया गया अलग अलग एरिया में, जिसमें यहाँ पर आने वाले टाइम में और काम होगा। यहाँ पर सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं अलग अलग कई सारे एरिया में। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है लगभग 30 गीगावाट सोलर पार्क, ठीक है, ये अभी गुजरात के अंदर इंस्टॉल किया गया। तो हमारी कंट्री में कई सारे बड़े बड़े पार्क बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। इससे वो बातें होती है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि एनर्जी की एनर्जी बन गई ना, तो किसी से खरीद के लेकर आनी पड़ी कि हाँ भाई कच्चा तेल है यार, खरीद के लेकर आएंगे, रसिया से खरीद के लेकर आएंगे, हम किसी और कंट्री से खरीदना ही क्या है। सूरज देवता ये कहते हैं कि भाई साहब लो अपना एंजॉय करो, किसी से बातें नहीं करनी है, अपने घर की छत पर लगाओ और एंजॉय करो। इवन सरकार से बातें नहीं करनी, अपना खुद का लगा लो आप लोगों को सोलर पैनल जाकर, और अपनी बिजली बनाओ, बिजली का बिल देने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस एक बार मुझे खरीद कर लेकर आ जाओ सोलर पैनल को, यानी कि फिर एंजॉय करो अपनी लाइफ में। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके से उन एरिया में भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं जिन एरिया में हम लोग बिजली के खंभे नहीं लगा सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है वहां पर कि सोलर पैनल ले जाके रख दो, धूप आएगी धूप आएगी, वैसे ही अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। तो है ना बढ़िया तरीका। फिर भी कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, यानी कि फिर भी कोई ना कोई चैलेंज होगा इसके अंदर। तो हाँ बिल्कुल चैलेंज है। तो कटप्पा कौन है यहाँ पर? कटप्पा है यहाँ पर कि हमारी कंट्री के अंदर में जो कैपेसिटी है डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वो काफी कम है। अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो लगभग 15 गीगावाट पर ईयर है, ठीक है, पर लेकिन डोमेस्टिक जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो 3.5 ओनली प्रोड्यूस यहाँ पर किया जा रहा है, यानी कि प्रॉपर कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जो फोटोवोल्टिक सेल होती हैं। रीजन क्या है? रीजन और भी कई सारे हैं। अगर सबसे बड़ी बात मैं बोलूं कि सिलिकॉन जो इसके अंदर यूज किया जाता है वो इसी के साथ में जो मोस्ट एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल ये नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी कि बाहर से हम लोग को लाना पड़ता है। 100% सिलिकॉन वेफर जो है हम बाहर से लेकर आते हैं और लगभग 80% जो है वो सेल लेकर आते हैं। तो आप लोग ये बताओ, ये तो बिल्कुल यही वाली बात होगी कि हम लोगों को घर बनाना है अपना, और भाई साहब हमारे पास में तो कुछ है ही नहीं है, हमारे पास में ना ईंटें हैं, हमारे पास में ना सीमेंट है, ना लकड़ी के दरवाजे और वो सब चीज़ें हैं, तो कैसे घर बनेगा? सारी चीज़ें खरीद कर लेकर आनी पड़ेगी, तो इसलिए घर जो है महंगा लगेगा। कई बार क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर ऐसा देखा होगा, अगर घर एक जगह से तोड़े दूसरी जगह पर ले जाकर बनाए तो यार उस घर के किवाड़ यूज कर लिए, एक तरीके सिल्ली गाटर वगैरह वो सारी चीजें यूज कर ली, तो इस तरीके से चीजें चलती है। पर लेकिन अगर सारी चीजें नहीं लानी पड़ जाए तो एक मिडिल क्लास फैमिली को काफी दिक्कत पड़ जाती है। तो वही सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो रॉ मटेरियल जो है जैसे सिलिकॉन एल्यूमिनियम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये बाहर से लेकर आना पड़ता है, इंपोर्ट करते हैं 100%। तो ये सबसे बड़ा कटप्पा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में। तो इसलिए हमारा बाहुबली यानी कि हमारा सोलर एनर्जी सेक्टर जो है वो ढंग से आगे नहीं चल पाता है। कटप्पा को मारने के लिए गवर्नमेंट ने कोई काम किया है? जी हाँ, गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो काम कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे कटप्पाओं से गवर्नमेंट ही निपटती है। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी चीजें जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे एक PLI स्कीम है, ये इतनी ज्यादा न्यूज में रही, इसके ऊपर कई क्वेश्चन भी बन गए। फुल फॉर्म बताओ चलो इसकी। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं, जैसे मैं बोलूं कि आप लोग जो है बच्चों को जाकर पढ़ाई जो है करवाना स्टार्ट करो, आप लोग बोलोगे सर किताबें चाहिएगी, मैंने कहा चलो ठीक है, इकट्ठा करके पैसे किताबें इकट्ठा करते हैं, फिर सबको जो भी पढ़ाएगा उसको किताबें दे देंगे बच्चों को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम्हारा जितना खर्चा आ रहा है यहाँ पर उसमें से कुछ सपोर्ट जो है वो हम प्रोवाइड करा देंगे। जैसे टैक्स मान लीजिए 18% लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा करो चलो तुम 12% दे दो, 6% की हम तुमको छूट दे देते हैं यहाँ पर। तो ये एक इंसेंटिव हो गया एक तरीके का, ठीक है। तो इससे सपोर्ट मिल जाता है। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, अगर डोमेस्टिकली जो चीजें मिल जा रही हैं उनका इस्तेमाल करके बना रहे हैं तो वो भी एक अच्छा रहता है, तो इसके ऊपर ही फोकस किया जाता है, ठीक
ठीक है। इसी के साथ में बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो अगर बात करें इम्पोजिशन बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ सोलर जो फोटोवोल्टिक होती है, ठीक है सेल। तो इससे क्या रहता है, गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कि बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, ठीक है, ऑन इंपोर्ट, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहां पर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, ताकि अगर अपने ही देश में हम लोग मैन्युफैक्चर करने लगे, बाहर से खरीद के न लेके आए, तो इससे क्या होगा, एक तरीके से उनको क्या करते हैं, एक नहीं डिसइंसेंटिव किया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से तुमको कह रहा है कि बाहर से क्यों ला रहे हो, अपने ही देश में खरीदो तुम और अपने देश में बनाओ, ठीक है। तो वाली चीजें मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज दिए जाते हैं कई बार, उन्हें कई बार मम्मी पापा आप लोगों को, आप लोग बोलते हो कि हाँ ठीक है ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो चलो ठीक है तुमको आज ना पार्टी देते, बाहर घुमा के लेकर आते हैं, ठीक है। हालांकि सबके जो है इतने खुशनसीबी नहीं होती सबके घरों में कई बार थप्पड़ लगते हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो, ठीक है। तो एक इंसेंटिव दे देना, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में कई बार, ठीक है, 25% इन नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 20% इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो कई बार सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी मतलब सपोर्ट काइंड ऑफ चीजें, तो उसमें भी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, यानी कि गवर्नमेंट हर जगह आगे निकल कर आती है ताकि एक माहौल बने। तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो एनर्जी के ऊपर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, अपने ही देश में हम लोग अपनी चीजें मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, तो इसी के चलते हम लोग इंप्लॉयमेंट भी जनरेट कर पा रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर जब हम लोग पैसा देंगे, किसी को सैलरी देंगे, तो अपने ही देश के लोगों को सैलरी देंगे, उनसे फिर वो कुछ सामान खरीदेंगे, अपने ही देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट होगी, तो अपनी ही इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में इंप्रूवमेंट होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये होता है आम के आम और गुठलियों के दाम, अगर अपने ही देश में अपने ही हिसाब से अपने ही आप काम कर रहे हैं हम लोग। ये काफी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए तो खासकर एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। ये एक तरीका ऐसा इंडेक्स होता है जो कि यहाँ पर गाइड करता है कि देश में पॉलिसी बनाने वाले लोग किस तरीके से अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं, कैसे कैसे चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं, और कैसे एनुअली हर एक कंट्री में किस किस लेवल पर कौन कौन सी एनर्जी कितनी एडिशन उसके अंदर हो रहा है, और काम कौन करता है इसको तैयार करने में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर इसको तैयार करता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से कि हाँ ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते एक तरीका जो डिसीजन मेकर है, एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल इंडेक्स का पता चलता है कौन कौन कैसे कर रहा है। उन्हें कहते हैं दूसरों की गलतियां सीख कर फिर आगे बढ़ो, यहाँ पर तो उस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमी या फिर इंस्टीट्यूशनल, सोशल, जियोपॉलिटिकल, हर एक लेवल पर फिर चीजों को कंसिडर किया जाता है, और कैसे कैसे एनर्जी को कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है वो चीजें देखने को मिलती है। इसके बारे में बात करें इंडेक्स में, अगर एशिया के अंदर में, तो मलेशिया आप लोगों को देखने को मिलता है, थाईलैंड, वियतनाम, तो यहाँ पर आप लोगों को ये टॉप कंट्री देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री की रैंक जो है वो 87 है, ठीक है, ये आप लोग याद रखते हैं। और वैसे टॉप पर तो ये देश रहते हैं अपना, जो अपना लाइफ को एंजॉय करते हैं, पहले पर स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। तो ये यहाँ पर आप लोगों का लाइफ स्टाइल जो है ना वो बड़ा ही शानदार नजर आएगा, यानी कि यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बात कर लें, हेल्थ के बारे में बात कर लें, यहाँ पर एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात कर लें, इनका एक लाइफ स्टाइल बड़ा ही स्टैंडर्ड लेवल का आप लोगों को देखने को मिलता है। इसीलिए इन कंट्रीज को हम लोग डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। हमारे देश में भी टारगेट रखा गया ना कि 2047 तक हम लोग अपने देश को डेवलप बनाएंगे, तो वो यहाँ पर ये ऑलरेडी उस कैटेगरी में हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा अक्सर इंडिया से जो लोग हैं वो छोड़ छोड़कर क्या करते हैं कि हाँ यार हम लोग यूएस से जाएंगे, यूरोप जाकर रहेंगे, ठीक है। अभी तो ऐसी भी न्यूज आ रही थी कि जो यूएसए के लोग छोड़ छोड़कर यूरोप में जाने लगे, और ये सारी कंट्री कहाँ पर है, ये आप लोगों को मैक्सिमम आप लोगों को यूरोप में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यूरोप ज्यादा बेटर लाइफ स्टाइल लीड करता है एज कंपेयर टू दुनिया में। अगर कहीं भी आप लोग जाओगे तो वहां पर आप लोगों को सबसे ज्यादा शानदार तरीके से जिंदगी लोग जीते हुए नजर आएंगे। इसीलिए लोग ललचाते हैं कि यार कम से कम यहाँ पर जाके रहने का मौका मिले तो हम लोग रहें। हमारे देश के दुनिया भर के लोग अभी देश छोड़कर गए, आप लोगों ने देखा होगा, तो अलग अलग देश में जाकर लोग बस रहे हैं, ये भी आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ये तो इसके ऊपर पूरी राम कथा हो गई जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुनाई कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ से कैसे हम लोग इसको निकाल कर लेकर आ पा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा पूछा गया 2017 में, और डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर पूछा गया कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट समटाइम्स सीन इन द न्यूज विद रेफरेंस टू, तो किसके रेफरेंस में यहाँ पर ये पूछा गया। तो अभी मैंने आप लोग क्या बताया यहाँ पर कि सोलर पैनल को डेवलप करने के लिए यहाँ पर इसके बारे में बातें की गई। तो यहाँ पर क्या दे रखा, टीवी, फूड प्रोडक्ट है, ये ऐसी ऐसी चीजें दे रखी हैं। तो अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग तुरंत उसका आंसर दोगे कि भाई साहब ये है आंसर, फालतू में हमको ना फुद्दू मत बनाओ, ठीक है। तो आप लोग जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर आप लोग फोकस देते हैं ना, तो फिर इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि कभी भी चीजें रटनी नहीं है यार, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों का एक बार हो जाएगा तो फिर आप लोग किसी को पढ़ा भी सकते हो, उस लेवल पर आप लोग काम करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जो है वो एक तरीके से सोलर पैनल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई।
और इसके चलते यहाँ पर काम ये किया गया कि अपने ही देश में हम लोग अपनी ही चीज़ों को जो है उसको ढंग से लेकर चल सकें, ठीक है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन जो हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था 2010 में, वो वहाँ पर फोकस किया गया था इसके अंदर में। और भी कई जगह जैसे नेशनल सोलर मिशन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को चीज़ देखने को मिलेगी। तो कई जगह ये इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है हमारे ही देश के अंदर आप लोग देखते हैं अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राजील, मतलब सब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने डोमेस्टिक लेवल पर चीज़ें यहाँ पर करनी चाहिए, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और हमारी कंट्री में भी जो मिशन है उसके ऊपर हम लोग काम करें तो हमारी कंट्री के अंदर भी इसमें अभी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अपने ही घर में उगाओ और अपने ही घर में खाओ और जिंदगी को मजे करो, ठीक है। ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वो 30 गीगावाट का सोलर एनर्जी जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर वो इंस्टॉल करने की बात की गई यहाँ पर किस कंट्री के द्वारा, ठीक है। तो इंडिया के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है, चाइना के द्वारा, यूएसए के द्वारा, नॉर्वे के द्वारा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, तो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस किया था वो, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में यहाँ पर बात की जा रही है। तो हमारे ही देश में आप लोगों को इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर बताइए जरा कहाँ पर है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पर ये इंस्टॉल किया जा रहा है। तो ये बेसिक चीजें हैं यार, कल को क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट तो आप लोगों के माइंड में इनको लेकर क्लैरिटी रखनी है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो बताना जरूर, फीडबैक देकर जाया करो, जो भी आप लोगों को लगता है सही या फिर गलत तो उसको आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो, ओके। दोस्तों आप लोगों में से किस किस ने ऑर्फन मूवी देखी है? ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, यानी कि जिसके माँ बाप इस दुनिया में न हो, या फिर कई बार माँ बाप भी बच्चों को छोड़ देते हैं, उनको भी हम लोग अनाथ बोल देते हैं। जब यहाँ पर माँ बाप जो हैं वो बच्चों को दुत्कार देते हैं। आप लोग बोलोगे ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है यार देश के अंदर में। अगर आप लोग देखोगे कुछ ऐसे बच्चे जो कि दिव्यांगन हैं, उनके माँ बाप उनको अनाथालय में डाल देते हैं कई बार ले जाकर, या फिर इसी तरीके से छोड़ देते हैं। या फिर कई सारे ऐसे बच्चे जो कि किन्नर एक तरीके से समुदाय के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो उनको भी कई बार जो है माँ बाप जो है समाज के डर से छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चे भी यहाँ पर इस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है। इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर ये समस्या है, और खासकर कोविड-19 के बाद में ये समस्या कितनी बड़ी हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है, जैसा ये बिल हिमाचल प्रदेश के द्वारा लाया जा रहा है, जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मुझे फीलिंग आ रही थी कि अगर इस पर्टिकुलर बिल को ढंग से देश के अंदर में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो कोई भी ऐसा बच्चा जो कि अनाथ है वो अनाथ फील नहीं करेगा। इतने शानदार तरीके के प्रोविज़न इस पर्टिकुलर बिल के अंदर में है। अब देखने वाली बात यह है कि ये बिल कितना इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी अच्छी हैं हमारे देश में, पर लेकिन इन रियलिटी वो ग्राउंड लेवल पर नहीं उतर पाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ये जो टॉपिक जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा तो इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएं, चाहे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, चाहे आप लोगों के मेंस में क्वेश्चन आए, चाहे इंटरव्यू के अंदर में कोई आप लोगों से कुछ पूछे, तो सारी बातें मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँगा। वीडियो के एंड में क्वेश्चंस होंगे जिनको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। इससे ये पता चलेगा ये आर्टिकल आप लोगों ने कितने अच्छे से सुना है। तो इस तरीके से पूरा आर्टिकल बड़ी ही तसल्ली में मैं कवर करने वाला हूँ। एक और बात कहने के लिए तो हिमाचल प्रदेश का बिल है, पर लेकिन अगर आप लोगों से कुछ आ जाता है बच्चों के बारे में लिखने के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि अनाथ बच्चे हैं, अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले थे बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर में, जहां पर होमलेस चिल्ड्रन जो बच्चे को रखा जाता है, यानी कि शेल्टर होम्स, आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे बच्चे जो कि एक तरीके से ऐसे घरों में रहते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। कई बार उसमें बच्चों के रेप भी होते हुए यहाँ पर पाए गए हैं। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर समस्या को भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, वो भी मैं डिस्कस करता हुआ चलूँगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो इस टॉपिक को और गहराई से आप लोग समझ पाओगे, क्योंकि आर्टिकल को पढ़ लेना यहाँ तक ही सही नहीं है जब तक कि आप लोग उस पर्टिकुलर चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं कर लो। तो प्रैक्टिस उस आर्टिकल को और आप लोगों के मन में गहराई तक पहुँचाता है। ऑर्फन मूवी जो है, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मूवी है, नॉर्मली आप लोग बोलते हैं कि ऑर्फन बच्चा है यार बेचारा, उसको कोई ना कोई माँ बाप मिल जाते हैं, किसी को गोद ले लेना चाहिए, पर लेकिन उसकी भी कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि नॉर्मली कई बार देखने को नहीं मिलती हैं, या फिर हम लोग काउंट नहीं करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, जब बाढ़ आती है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हम लोग बात करते हैं यार बाढ़ आने वाली है, इतने सारे लोगों की जान चली गई, ये सड़कें इतनी बर्बाद हो गई, इतनी सारी फसलें बर्बाद हो गई। नॉर्मली ये चीज़ें हम लोग सब काउंट कर लेते हैं, पर लेकिन ये शायद ही कोई काउंट करता होगा
कि उस एरिया में कितने सारे जानवरों की जान चलेगी, वो जानवर सड़ रहे हैं, छोड़ो ये तो छोड़ो, फिर भी जानवर हैं। आप लोग सोचो ज़मीन के ऊपर कितने सारे कीट पतंगे रहते हैं, ठीक है, कि चींटियाँ रहती हैं, उससे थोड़े बड़े चींटे रहते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं उस एरिया में, जो ज़मीन के अंदर रहते होंगे, जो कि ज़मीन के अंदर घर बनाकर रहते हैं। उनके बारे में कोई काउंट ही नहीं करता है कि हाँ ठीक है, होंगे भी नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया है। तो ऐसे ही हर एक जो पर्टिकुलर एरिया की जो प्रॉब्लम होती है, उसकी मोटी मोटी प्रॉब्लम तो हम लोग देख लेते हैं, पर इन रियलिटी में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी भी बच्चे को अगर अनाथ आश्रय से उठाकर कोई अपने घर में लेकर आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये देखने को मिलती है, क्या वो बच्चा उस फैमिली के साथ में कंफर्टेबल जो है सेट हो पा रहा है। क्योंकि हो सकता है फैमिली का रहने का नजरिया और तरीका कुछ और हो, और बच्चा जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो। इसलिए कोशिश की जाती है कि छोटे से बच्चे को ही गोद लिया जाए, जब तक कि यहाँ पर वो ज़्यादा चीज़ें जानता ना हो, वो आराम से उस फैमिली में जो है वो सेट हो जाता है। पर लेकिन इस मूवी को जब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कभी भी शायद ही किसी को अनाथ बच्चे को अपने घर में लेकर आना चाहिए। ये बड़ी ही डिफरेंट सी मूवी है, जिसमें पहली बार जब मैंने देखी, मतलब मैं तो हैरान रह गया, 2-3 दिन तक मेरे दिमाग से नहीं निकली थी ये मूवी। चलिए जो भी है तो एक मूवी है खैर, पर हाँ ये जो स्कीम है ये बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, और उन बच्चों के लिए जिनके पास में माँ बाप नहीं है, या जिनके माँ बाप ने बच्चों को छोड़ दिया है। तो ये पर्टिकुलर जो बिल हिमाचल प्रदेश के द्वारा लेकर आया जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश से आते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है। पर लेकिन जो सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर जानना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में, वो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पर जानने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के द्वारा पास किया जा रहा है यहाँ पर ये पर्टिकुलर बिल, जो कि केयर करेगा, ध्यान रखेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, और उनको उनके पैरों पर खड़ा करने की भी कोशिश करेगा। ऐसा एक बिल लेकर आया जा रहा है। किसके लिए? ये उनके लिए जो ऑर्फन है, ठीक है, जो पर्सन विद स्पेशल नीड है, यानी कि जिनको जरूरत है, 2 के लिए नॉर्मली देखने को मिलेगा। अभी जब हम लोग बात करते हैं ऑर्फन, आप लोगों को पता है आज की डेट में अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोगों के पास में मोबाइल है, आप लोग अब तक जॉब नहीं करते हैं, पर लेकिन आप लोगों के माँ बाप ने आप लोगों को ये मोबाइल दिला रखा है। आप लोग अच्छे से एक शानदार, कई सारे ऐसे भी हैं जिनके घर में उनका पर्सनल रूम भी होगा, घर में एसी होगी, प्रॉपर सिस्टमेटिक में सारी चीज़ें चल रही होंगी। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम अगर होती होगी तो 1 मिनट में मम्मी पापा को जाकर बोल देते होंगे कि मम्मी ये प्रॉब्लम है, पापा ये प्रॉब्लम है। पर सोचो उन बच्चों के बारे में जिनके पास में ये अपॉर्चुनिटी है ही नहीं है कि उनकी सारी दिक्कत, जो भी दिक्कत है वो उनको अपने मन में रखनी है, वो किसी को बतानी नहीं है। तो ऐसे बच्चों के बारे में एक बार फील करके देखो तो आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे। और खासकर जिस भी ये चाइल्ड केयर जो सिस्टम के अंदर में रहते हैं, वहाँ पर उनको कितनी ज़्यादा सपोर्ट मिल पाती है, वो भी सोचने वाली बात है, क्योंकि कई बार यहाँ पर उनको अच्छे से सपोर्ट भी नहीं मिल पाती है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी तरीके के बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये पर्टिकुलर बिल लेकर आया गया है, और इस बिल के थ्रू यहाँ पर इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है जो बच्चे पर्टिकुलर एरिया में फील करते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो पर्टिकुलर एक टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे जो आज के डेट में चाइल्ड केयर सिस्टम के अंदर में रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सिस्टम जो है, स्टेट गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूशन बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी, खासकर 18 से लेके 27 साल के जो बेसिकली बीच में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि आगे चलकर उनको सेल्फ रिलायंस बनाने की भी कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे जो हैं वो सही तरीके से चीज़ों को लेकर यहाँ पर चल सके, ठीक है। इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे खासकर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, कोई भी इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए या फिर कोई भी उनको स्किल सिखाई जाए ताकि वो भीख न मांगे आगे चलकर। उनकी कोचिंग की जाएगी ताकि उनको सही तरीके से गाइड किया जा सके, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत समाज में आज की डेट में ये है कि प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में बच्चों को सपोर्ट नहीं मिल पाती है, गाइडेंस नहीं मिल पाता है। आप लोग एक तरीके से अगर गांव से आते हैं तो कई बार आप लोगों ने ये चीज़ें नोटिस की होगी कि कई बार आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में एक तरीके से एक गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बहुत टाइम लग जाता है उस लेवल पर आने पर जिस लेवल पर आप लोग 3-4 साल पहले आ चुके होते हो। आप लोगों को बताऊं, खासकर ऐसे परिवार से अगर आप लोग आते हो जो कि किसान का परिवार है, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रियलिटी में बच्चों को गाइडेंस नहीं रहता है ज़्यादा। गांव से निकलकर अगर आप लोग आते हो, जैसे मैं अपना बताऊं, मुझे पता ही नहीं था इस तरीके से कि यूपीएससी की तैयारी वगैरह, इस तरीके से एनडीए सीडीएस के बारे में वो सब चीज़ें तो पता थी थोड़ी सी, वही बहुत कम पता थी, ठीक है। तो जब यहाँ पर पूरा एक तरीके से पूरा ग्रेजुएशन वाला फेज कंप्लीट हो गया, तब पता चला कि यार ये भी इस चीज़ है, इस पर भी फोकस किया जा सकता है। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ बचपन में कि आईएएस को देखा, उसको पता चला ये क्या होता है, यहाँ से कभी देखा ही नहीं था किसी आईएएस को किसी गांव में कभी भी इस तरीके से। तो आज के डेट में तो हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में है, ये सारी चीज़ें हैं, पर लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं थी उस टाइम पर जब मैं छोटा सा था। उस टाइम पर आप लोग समझ सकते हैं। तो गाइडेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, तो प्रॉपर कोचिंग यहाँ पर की जाएगी। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर
जो स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हम उनके पापा बनेंगे, हम उनके मम्मी बनेंगे, यानी कि जिन बच्चों के पास में पेरेंट्स नहीं हैं, जिन्होंने अपने पेरेंट्स वगैरह खो दिए हैं, जिनको आप लोग अनाथ बोलते हो, तो हम लोग उनके माँ बाप बनेंगे, ये बात बोली गई है। पर लेकिन अनाथ बोला किसको जा रहे हैं यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अनाथ शब्द को भी डिफाइन करना सबसे पहले तो जरूरी है। तो इनके द्वारा बोला गया कि जिनके बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं, यानी कि जिन पेरेंट्स ने उनको बेसिकली पैदा किया है, वो आज की डेट में उनके साथ में नहीं है या फिर इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। एक तो वो, इसी के साथ में यहाँ पर अगर एक तरीके से बात करें, जिन्होंने गोद लिया है फिर किसी तरीके से वो इन कैपेसिटी में है, उनकी टेक केयर करने के लिए उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बच्चे जिनको सोसाइटी के डर से या फिर इमोशनल या फिजिकल फैक्टर की वजह से, जैसे मैंने बोला ना, कोई बच्चा किन्नर बन गया या फिर कोई दिव्यांगन है, इसकी वजह से भी कई माँ बाप जो हैं वो बच्चों को छोड़ देते हैं। तो ऐसे सब बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो कौन बनेगा, वो बनेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पर्टिकुलरली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ध्यान हो, थोड़ा सा भी मैंने कई बार आप लोगों को बताया स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी के बारे में, कभी टाइम मिले तो देखना, आप लोग जो है समझ पाओगे कि रियलिटी में ये प्रॉब्लम क्या है। ये मूवी देखने के लिए मैं आप लोगों को क्यों बोलता हूँ इस तरीके की, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जब आप लोग सिस्टम में जाकर बैठोगे तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग रहोगे तो उस एरिया में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो चाइल्ड केयर एरिया होगा। तो आप लोग अगर उस चीज़ को समझ पा रहे होंगे रियलिटी में, तो उसको आप लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर पाओगे यार, ठीक है। बेसिक पर्पज मेरा यही रहता है कि आप लोग जब सिस्टम में जाकर बैठो तो वहाँ पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आओ, तो ये जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, आज की डेट में कई बार जो बच्चे होते हैं वो प्रॉब्लम में रहते हैं, उनको प्रोटेक्शन तो मिल नहीं पाती है ढंग से, और इसी के साथ में कई बार चाइल्ड लेबर का भी शिकार होते हैं, उनको जाना नहीं होता है काम करने के लिए। कई बार पेरेंट्स भी उनको ले जाते हैं, ठीक है चलो काम करो, काम करना है, थोड़ा सा काम करेंगे तो सही रहेगा, वरना यहाँ पर इधर खुलते खुलते घूमते रहोगे। तो ये चक्कर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो फोर्स किया जाता है कई बार उनको। और जैसे मैंने स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी में बताया, उनके हाथ पैर तोड़कर, उनकी आंखें जो है वो खराब कर कर उनको भीख मंगवाने के लिए यहाँ पर उनको तैयार किया जा रहा था। ये बहुत ही एक खतरनाक लेवल की चीज़ें देखने को मिलती है। तो बच्चों के साथ में ऐसा देखने को मिलता है, और ये आज से नहीं है, पुराने समय से है। आप लोगों को पता है, आप लोग पार्ट 3 में जाओगे फंडामेंटल राइट के अंदर में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं। ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट है, इनमें आर्टिकल जो 24 है वो इसी चीज के ऊपर फोकस करता है कि कैसे बच्चों को यहाँ पर इस प्रॉब्लम से बचाना है, चाइल्ड लेबर को किस तरीके से हम लोगों को मिटाना है, इसके ऊपर फोकस देता है। अगर आप लोग यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन के ऊपर, जब इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड जो लेबर लॉज वाला जब मैं आप लोगों का लेक्चर ले रहा था, मैंने उस टाइम पर आप लोगों को बताया भी था कि किस तरीके से आज की डेट में हमारे देश के अंदर में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को टैकल किया जा सके, बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए। और अगर बड़े लोगों के बारे में बात करें तो उसके बारे में भी आर्टिकल 23 आप लोगों को देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट के अंदर में, जो इस चीज को सुधारने की कोशिश करता है। यानी कि ये ऐसी समस्याएं हैं जो समाज के अंदर में घुसी पड़ी हैं, तो उनको निकालने की कोशिश की जाती है सबसे पहले कानून बनाकर। और एक और बहुत बड़ी दिक्कत आती है, जब कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, कई सारे ऐसे राज्य थे जिसमें से राजस्थान काफ़ी टॉप पर था, और भी यहाँ पर अगर नॉर्थ ईस्ट में भी जाओगे, इसी तरीके से यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर में, आसाम के अंदर में चाइल्ड जो मैरिज है वो बहुत बड़ी समस्या निकल कर आई, जिसमें माँ बाप जिसके पास में बच्ची थी उन्होंने क्या सोचा, कोविड-19 के पास में जॉब वॉब तो वैसे है ही नहीं है, तो क्यों ना बच्ची की शादी कर कर एक तरीके से सर के ऊपर जो बोझ है उसको मिटा दें। इनके बच्ची को बोझ की तरीके से देखा जाता है आज भी हमारे समाज में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारी न्यूज़ की हेडलाइंस खबरें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कि चाइल्ड मैरिज आज भी हमारे देश के अंदर बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रिवेल है। यानी कि हमारे देश के अंदर में जो छोटे छोटे बच्चों की शादी की जाती है और उसमें लड़कियां सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं, उनको तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से देखा जाता है कि जल्दी से जल्दी शादी कर दो तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और ये हर जगह है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो लड़की होती है उसको लाइबिलिटी की तरीके से देखा जाता है। लाइबिलिटी मतलब किसी की उधारी है हमारे पास में, बस हम लोग को उधार चुकाना है, और जो लड़का उसको एसेट्स की तरीके से देखा जाता है, यानी कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये इतना घटिया कॉन्सेप्ट आप लोगों को समाज में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम एक कहीं ना कहीं लड़कियों को सेकंड ग्रेड का सिटीजन बना देते हैं अपने ही देश के अंदर में, कि हाँ ठीक है घर में ठीक है लड़कियां, पर लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। कई जगह आज की डेट में भी, सब जगह नहीं बोल रहा हूँ पर लेकिन कई जगह आप लोगों को ये चीज़ें आज की डेट में भी देखने को मिलती है। तो इसको कैसे रोकना है, तो इसके ऊपर बात की जा रही है। और यहाँ पर जो सरकार ये काम कर रही है, मुझे कई सारे प्रोविज़न काफ़ी अच्छे लगे। जैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या यहाँ पर एक तरीके से चीज़ें होने वाली हैं, कि यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी बच्चों को, खासकर स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी कि किस तरीके से यहाँ पर उनका ध्यान रखना है, फिजिकल और इमोशनल की जो दिक्कत हो रखी है किस तरीके से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करानी है, चाइल्ड मैरिज से कैसे रोकना है।
सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो फंक्शन है यहाँ पर, हालांकि जो चीज़ें प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था मुझे लग रहा था कि मैंने कहा नॉर्मल बच्चा भी ये चीज़ें इंजॉय नहीं करता होगा अगर ये सारी चीज़ें इनको मिल जाती है। जो बच्चा होगा यहाँ पर, जो बेनिफिशियरी होगा, उसको 5,000 रुपये इन समर और सिमिलर अमाउंट इन विंटर में किया जाएगा ताकि वो अपने कपड़े वगैरह खरीद सके। यानी कि 5,000 रुपये सर्दियों में और 5,000 रुपये गर्मियों में मिलेंगे ताकि उसी के हिसाब से अपने कपड़े वगैरह यहाँ पर खरीद सके। इसी के साथ में 500 रुपये उस बच्चे को दिए जाएंगे अगर कोई भी फेस्टिवल आता है यहाँ पर उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये सोचो आप लोग, यहाँ पर कई बार आप लोगों ने जब होली दिवाली पर आप लोग जैसे पटाखे और कलर वगैरह खरीदते हैं तो घर पे बोलते हैं यार हमको भी दे दो यार पैसे, यार कलर खरीद कर लेकर आने हैं, ठीक है। तो वो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर वो उनको फील कराएगी सरकार, क्योंकि मैंने क्या बोला कि सरकार बोल रही है कि हमें तुम्हारे माँ बाप, तो हमसे मांगो, कपड़े खरीदने हमसे मांगो, आप लोगों को फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है हमसे मांगो। पर लेकिन ये वाला तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अम्यूजिंग लगा। मैंने कहा वाह यार ऐसा भी कुछ है तो मुझे आ जाए। जो बच्चे हैं उनको अलाउ किया जाएगा वैकेशन के लिए, यानी कि छुट्टियों के लिए यहाँ पर उनको उनकी आने जाने का खर्चा जो है, ट्रेन का टिकट जो है सरकार वहन करेगी अगर वो घूमना चाहते हैं, और 10 दिन का एक 3 स्टार होटल में उनको एकोमोडेशन दिया जाएगा। यानी कि किसी भी 3 स्टार होटल में 10 दिन तक का अगर वो कहीं घूमने जाते हैं तो ट्रेन का खर्चा जो है वो सरकार देगी, रहने का खर्चा जो है वो 10 दिन तक का लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा वो सरकार देगी किसी भी 3 स्टार होटल के अंदर में। तो ये भी फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है। यानी कि एक तरीके से जिंदगी को उनको इस तरीके से फील कराया जा रहा है कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे माँ बाप बनेंगे यहाँ पर। तो ये बातें बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जब एक तरीके से उनकी एज जो है वो ठीक हो जाएगी यहाँ पर, तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कराएगी 4,000 मंथली अलाउंस उनके एक्सपेंसेस जब उनके कॉलेज वगैरह में जाने का टाइम रहेगा तो यहाँ पर, ताकि उनका खर्चा जो है वहाँ पर निकलता रहे 4,000 मंथली, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर बोला गया है। इसी के साथ में जो भी ITI कोई इंस्टीट्यूट है या फिर इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें कॉलेजेस वगैरह में या हॉस्टल फी वगैरह जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो उनको नहीं देनी होगी, यानी कि गवर्नमेंट छूट देगी। यानी कि घूमने फिरने का 10 दिन तक का हॉलीडे रहेगा शानदार, आने जाने का ट्रेन का खर्चा रहेगा, होटल में रुकने का खर्चा रहेगा, इसके बाद में सारी चीज़ें, यानी कि एक पेरेंट्स जितना कर पाते हैं बच्चों के लिए वो सारी फैसिलिटी सुख सुविधा जो है वो सरकार कह रही है कि हम तुमको प्रोवाइड कराएंगे। तो जब मैं पढ़ रहा था मुझे फील आ रही थी कि मैंने कहा रियलिटी में अगर यार ये इंप्लीमेंट हो जाए तो बच्चों को लगेगा ही नहीं कि उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, वो अच्छी लाइफ जो है वो इंजॉय कर पाएंगे और लीड कर पाएंगे। आप लोगों को ऐसा लग रहा है, ऐसा है कि नहीं है? अगर इसको अगर हम लोग पढ़कर देखते हैं तो लग रहा है ऐसा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इसके साथ में ये बोला गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो चाइल्ड जो बेसिकली वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी ताकि इन चीज़ों को ध्यान में रख सके। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर। स्टेट जो है वो अरेंज करेगी यहाँ पर एक तरीके से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के थ्रू यहाँ पर कि एक तरीके से जब तक 21 साल की एज होती है कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, 21 से लेके 23 तक का यहाँ पर तो केस है यहाँ पर एक तरीके से, वैसे तो 21 साल रखा गया पर लेकिन 23 तक स्पेशल केसेस में भी देखने को चीज़ें मिलेगी। तो सपोर्ट काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, खासकर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बात करें स्किल के लिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया कि रिकरिंग डिपॉजिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि आप लोग जैसे गुल्लक में पैसे डालते जाते हैं, गुल्लक में 2 रुपये डाल दिए, 3 रुपये डाल दिए, 4 रुपये डाल दिए, तो गुल्लक आप लोग की भरती चली जाती है। और जब मन किया, जब रिक्वायरमेंट हुई किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, किसी गोल के लिए, आप लोगों ने उस पर्टिकुलर जो बेसिकली उसमें से अपनी मनी निकाल ली। तो रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम जो है प्रोवाइड कराती है आप लोगों को अपॉर्चुनिटी सेव किया जा सके रेगुलर मंथली बेसिस पर। घर से 10,000 रुपये आ रहे हैं मंथली, आप लोगों ने क्या किया, 500 रुपये उसमें से निकालकर सेव करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही आप लोग 500 रुपये निकालते रहोगे तो साल के एंड में आप लोगों के 6,000 रुपये आप लोगों के बेसिकली अकाउंट में देखने को मिलेंगे जो आप लोगों ने सेविंग कर लिए। अब उन 6,000 रुपयों को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग कोई स्किल सीखनी है, कोई पर्टिकुलर किसी को गिटार सीखना है उसका कोर्स वगैरह ले लिया, कोई आप लोगों को लैंग्वेज सीखनी है उसके साथ में कहीं कनेक्ट हो गए आप लोग यहाँ पर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज सीखनी है आप लोगों को, किसी को सिंगिंग सीखनी है, किसी को जूडे कराटे सीखने हैं, तो ये किसी को आप लोग घर से नहीं मांगना पड़ेगा, घर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो ये जो हैबिट है ना आप लोगों को अभी से बना लेनी चाहिए, सेविंग करने की आगे बहुत काम आएगी, ठीक है। आगे चलकर आप लोग जैसे बड़े होंगे, आप लोग के बच्चे वगैरह सब चीज़ें जिंदगी आगे बढ़ेंगे तो उस टाइम पर बहुत सारी ये चीज़ें आप लोगों को फील होंगी। जैसे आप लोग के पेरेंट्स आप लोगों के लिए सेविंग करते हैं आज के टाइम में, आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं उनकी बेसिस पर, तो ये आप लोगों को भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए ताकि इन चीज़ों को लेकर चल सको। तो रिकरिंग डिपॉजिट की बात यहाँ पर की जा रही है खासकर बच्चों के लिए, ऑर्फन बच्चों के लिए, और गवर्नमेंट जो है वो भी इसके अंदर में कंट्रीब्यूशन करेगी। यानी कि कुछ तो यहाँ पर एक तरीके से डिपॉजिट किया जा रहा है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे से कंट्रीब्यूशन करेगी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी और इसी के साथ में इंस्टीट्यूशन जो है उसको भी ध्यान रखने के लिए सर्वे कराया जाएगा कि चीज़ें सही से चल रही है नहीं चल रही है। मतलब कि ऐसे नहीं कि बच्चों को छोड़ दिया बस ठीक है बच्चों की जिंदगी कट रही है उनको डाल दिया कहीं पर भी ले जाकर, तो ये बातें नहीं है यहाँ पर। तो एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी।
जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैंने कहा इतनी चीज़ें वो भी यहाँ पर बच्चों के लिए, और वो भी उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं है, मतलब उनको लगेगा ही नहीं कि अपना कोई माँ बाप नहीं है, उनको लगेगा यार वाओ जिंदगी फिर भी आसान है, ऐसा बोल सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम है जिसके ऊपर स्टार लगा लेना, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। देखिए कई बार क्या रहता है, स्टेट गवर्नमेंट तो अपने खुद के प्रोग्राम लॉन्च करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के प्रोग्राम रहते हैं। कई बार क्या होता है, ये एक तरीके से एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हुए नजर आते हैं। सप्लीमेंट मतलब यानी कि सप्लीमेंट होता है जैसे कि आप लोग नॉर्मल डेली आप लोग डाइट खा रहे हो, खाना खा रहे हो, अपना दाल चावल रोटी सब मट्ठा सब चल रहा है आप लोगों का, पर लेकिन ऊपर से क्या किया आप लोगों ने, विटामिन की गोलियां लेना स्टार्ट कर दी, ठीक है, आप लोगों ने कोई सप्लीमेंट अलग से लेना स्टार्ट कर दिया अपना प्रोटीन के लिए, तो ये क्या हो गया, इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। सप्लीमेंट नाम ही रखा गया है एक तरीके से सप्लीमेंट्री, यानी कि जो ले रहे हो वो तो लेते रहो, ये इसके सपोर्ट में है, इस तरीके से बोल सकते हो। तो ये एक तरीके का सप्लीमेंट्री सपोर्ट हो गया यहाँ पर। जैसे नहीं आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम से तो आप लोग डाउनलोड कर ही सकते हो इस लेक्चर की पीडीएफ, पर लेकिन अगर टेलीग्राम पर आप लोगों को नहीं मिलती है तो एप्लीकेशन पर आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम का सप्लीमेंट हो गया एप्लीकेशन पर सिस्टमेटिक वे में, चलो मान लो एक जगह सारी चीजें मिल गई तो क्या हो गया, यानी कि जहां से भी डाउनलोड करनी है आप लोग वहां से कर सकते हो, और अगर किसी भी जगह से नहीं करनी है तो मन नहीं करनी है, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों को यूज करना है, या फिर दोनों ऑप्शन आप लोगों को यूज करने हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो है अगर कोई आती है तो वो सप्लीमेंट की तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मिशन वात्सल्य जो है वो एक ऐसी स्कीम है जो कि यहाँ पर मिशन शक्ति के साथ में और मिशन पोषण के साथ में बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बनाई गई थी, ताकि बच्चों की जो बॉडी होती है उनको एक तरीके से इंप्रूव किया जा सके, उनकी जो हेल्थ है उनको ठीक रखा जा सके। चाइल्ड वेलफेयर के बारे में बात की जा रही है, और इससे पहले जो स्कीम थी उसको बोलते थे चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, उसी का नाम चेंज करके और उसके अंदर में स्कीम ऐड करके मिशन वात्सल्य यहाँ पर बनाया गया। इसमें क्या बोला था कि हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड देंगे हर एक बच्चे को देश के अंदर में। जैसे वहां पर स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, यहाँ पर ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोली जा रही है। कोई भी उनको दिक्कत होगी उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को। स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि बच्चों के साथ में कुछ गलत अगर दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे मैंने रेप के बारे में बात की वो सब चीजें, तो उनको ठीक किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब ही यही है कैसे आप लोगों को एजुकेशन देनी है, हेल्थ देनी है, इनइक्वलिटी को कैसे खत्म करना है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर इंप्लीमेंट की जाएंगी। तो इसके चलते यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्कीम लेकर आई, और इवन एक नंबर दे रखा है आप लोगों को याद रखेगा, किसी को अगर प्रोवाइड भी कराना है 1098 जो है वो ये चाइल्ड लाइन है, या फिर आप लोग इसको नेशनल हेल्पलाइन लाइन बोल सकते हैं बच्चों के लिए। तो इस पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं किसी इमरजेंसी के टाइम पर बच्चों की अगर सपोर्ट प्रोवाइड करानी है, तो ये अपने पास में आप लोग सेव कर रख लेना फोन में 1098। तो ये मिशन वात्सल्य स्कीम के बारे में आप लोग याद रखेगा, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी इसी का पार्ट है। बाकी एक छोटी सी जो एक पर्टिकुलर जो एक बॉडी है जिसके बारे में अक्सर मैं आप लोगों से बात भी करता हूं, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों का करा दूंगा इसी के बहाने से। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, जिसको एनसीपीसीआर आप लोग बोलते हो। मार्च 2007 में ये बॉडी हमारे देश के अंदर में बनाई गई थी। इसको बेसिकली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट के नाम से आप लोग बोलते हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी क्यों? क्योंकि एक कानून है, एक्ट है, उसके थ्रू बनाई गई, और जो स्टैट्यूट यानी कि एक्ट यानी कि कानून के थ्रू पार्लियामेंट में पास करके बनाई जाती है उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी बोल देते हैं। और ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये किसके अंदर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आती है। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है। अगर बात करूं जो भी कानून है, जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम है हमारे देश के अंदर में बच्चों से रिलेटेड, उनको देखते हैं कि क्या वो हमारे संविधान के हिसाब से हैं। जैसे मैंने भी आप लोगों को बोला कि आर्टिकल 24 जो है वो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है। और इसी के साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से एक बच्चा कह रहा है एक अच्छा चलो छोड़ो कोई नहीं। यहाँ पर बात करें तो यूएन कन्वेंशन के बारे में बात की जा रही है, तो उसके हिसाब से भी चाइल्ड के उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सारी बेसिक चीज़ें हैं आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ओके। इसी के साथ में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर ये है राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया जाता है, आप लोगों को पता है, जिसके तहत हमारे देश में बच्चे हैं उनके लिए आर्टिकल 21A के तहत यहाँ पर क्या मिलता है, उनको सपोर्ट मिलती है, ठीक है। तो एक तरीके से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलती है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर कानून के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया। कौन सा अमेंडमेंट किया गया था संविधान में संशोधन जिसके थ्रू इसको लाया गया था, बताना। प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, जो यहाँ पर पोक्सो एक्ट है, उसको भी यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये सारी बच्चों से रिलेटेड अब कुछ भी बातें आ जाएं, ऑर्फन से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम के बारे में बात आए, तो ये सारी चीजें सिस्टमेटिक में मैंने एक एक कर आप लोगों को बता दी।
तो इस तरीके से अगर आप लोग चीज़ों को तैयार करके चलोगे तो कभी भी यार कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता दी मैंने। तो कैसी लगी सरकार की स्कीम आप लोग खुद बताइए, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में एक इकोनॉमिक टर्म है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में भी। इसी के साथ में एक बॉडी भी आप लोगों की कवर करा दी, ठीक है। तो देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन इसी के बारे में पूछ लेते हैं। एनसीपीसीआर के बारे में बोला गया है इट इज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी। दूसरा बोला गया फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ जो वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। सही आंसर क्या है ये बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन ऑफ द अबो, ए बी सी या फिर डी में से सही आंसर क्या है बताइए। सही आंसर है यहाँ पर क्या, बी, क्योंकि अभी बोला मैंने एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, कैसी बॉडी है ये, कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूट यानी कि कानून पास कर पार्लियामेंट में बनाई गई है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। तो इसी के साथ में यहाँ पर क्यों कैसे काम करती है वो अभी आप लोगों को समझाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन वात्सल्य के बारे में बताएं यहाँ पर, तो ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। तो बोला जा रहा है कि ये सिक्योर करता है हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर द एवरी जो चाइल्ड है, भारत के देश में जो भी बच्चा है उसका खुशहाल बचपन बीते, इसका बेसिक पर्पज ये है। इसी के साथ में यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में बात की जा रही है, तो उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव करने की बात करते हैं। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आप लोग को बताना है। ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, सही आंसर क्या है ये बताना है, आप लोग बताइए। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, किस किस को मिलाकर बनाया गया है। तो बेसिक चीज़ें हैं, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो माइंड में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से चीज़ें आप लोगों को देखनी है, यानी कि सारी की सारी सिस्टम सही है। ये है आंसर राइटिंग के लिए अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो ये आप लोगों का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब बताइए कोई डाउट है क्या इसके अंदर में, और बाकी स्कीम कैसी लगी आप लोगों के पास। आप लोगों को ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जिंदगी में अगर कहीं एक अच्छी पोजीशन पर अगर आप लोग पहुंचो, जब भी आप लोग किसी अच्छी पोजीशन पर जाओगी, मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन पोजीशन पर पहुंचो जिंदगी में। कभी भी आप लोगों को लगे कोई बच्चा ऐसा है जिसकी एजुकेशन आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसकी एजुकेशन के लिए उसकी फ़ी एटलीस्ट आप लोग जरूर फिल करिएगा। इसी के साथ में अपनी जो भी अर्निंग आप लोग की होती है ज़िंदगी में, कोशिश करना मिनिमम 5% जो है वो आप लोग इन चीज़ों में लगा सकते हैं। मैक्सिमम अगर बात करें तो 10% तक भी कर सकते हैं, पर 5% तो जरूर आप लोग देखेगा कि अगर 100 रुपये आप लोग ज़िंदगी में कमा रहे हैं तो 5 रुपये आप लोग किसी की हेल्प करने में लगा सकते हैं। इससे जो ज़िंदगी में आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वो किसी चीज़ से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, और ये आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं खुद अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर फील करता हूँ वही चीज़ें मैक्सिमम आप लोगों को बताता हूँ। इसको करके देखना आप लोगों को कितना सुकून मिलेगा। शायद ही कोई चीज़ इतनी खुशी देगी जितनी चीज़ किसी की हेल्प करने में जो खुशी मिलती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ये कह रहा हूँ, तो जरूर इंप्लीमेंट करना है ज़िंदगी में, क्योंकि आप लोग हमेशा इससे प्रोग्रेस भी पाते हुए नजर आओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहेगा आप लोगों की हाँ कुछ अच्छा करना है ज़िंदगी में करना है, तभी दूसरों की हेल्प और ज़्यादा कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें, बाकी किस राज्य से आप लोग आते हैं और आप लोग का स्टेट जो है वो कितने स्टेट की बाउंड्री को टच करता है ये जरूर बताना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कई बार आप लोगों को पता होने चाहिए। इंटरव्यू में कई बार रैंडमली ऐसे क्वेश्चन पुट कर दिए जाते हैं जानने के लिए कि आप लोग रियलिटी में थोड़ा सा अवेयर हो इन चीज़ों के लिए या फिर नहीं, ठीक है। तो फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा लेक्चर, कोई डाउट हो तो बताना, उसको फिर दूर किया जाएगा। और इसी के साथ में अपना भी ध्यान रखिए और इन्जॉय करते रहिए, ठीक है। कौन बनेगा छोटू करोड़पति में आपका स्वागत करता हूं। अच्छे से अटेम्प्ट करना और क्वेश्चन के आंसर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप लोग पार्टिसिपेट करोगे। बड़ा ही बेहतरीन से क्वेश्चन बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, अच्छे से एंजॉय करना। कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, यहां पर ये बताना है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, या फिर एनर्जी चार्ट जो चार्टर ट्रीटी है। ये आंसर क्या होगा, ए बी सी आप लोगों को ये बताना है, डी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑन द डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर 5वें नंबर का किसके द्वारा होस्ट किया गया, उड़ीसा, न्यू दिल्ली, सिक्किम या फिर तेलंगाना। सही आंसर बताना है नाथुला। ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था अभी रिसेंटली, मैंने आप लोगों को मैप देखकर डिस्कस भी किया था दिखाकर। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश कहाँ पर लोकेटेड है याद बताइए। मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि नाम नहीं बताता फिर आप लोग आंसर दे दोगे चाइना के साथ में दिक्कत में रहता है। चलिए बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर इंडियन स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया फूड कॉन्क्लेव 2023। तो खाने पीने के शौकीन आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। उड़ीसा, न्यू दिल्ली, सिक्किम या फिर तेलंगाना। सही आंसर क्या है ये बताना है। सी सेट का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, फिर सारे आंसर आप लोगों को बताऊंगा, तब तक एक बार इनमें को नजर डालो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सा एक मैप बेस्ड लोकेशन आप लोगों के सामने है, वुलर लेक।
वुलर लेक एक ऐसी लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, अक्सर लोग जो हैं घूमने के लिए जाते हैं तो भी देखते हैं यहाँ पर। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसकी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर यानी कि साफ सुथरे पानी की लेक है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया के अंदर में, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट। ठीक है, झेलम रिवर जो है वो प्राइमरी सोर्स है। कोई भी अगर लेक जो रहती है ना, लेक क्या होती है बेसिकली, ठीक है, झील बोलते हैं जिसको, और नदी क्या होती है जो पानी बहता चलता है, लेक क्या होती है जो पानी रुका हुआ रहता है। तो लेक के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो लेक में पानी कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा, ठीक है, नहीं कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, यहाँ पर पानी आ रहा है। तो झेलम रिवर है इसके साथ में कनेक्टेड, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ में लेक जो है कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है, जो जैसे नहीं लेक होता है, इसे अब आप लोगों के घर का नाम क्या है, ठीक है, इसी तरीके से सबके अलग अलग नाम पुकारे जाते हैं। तो इसी तरीके से कई बार पुराने नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो महापद्म सागर जो है यहाँ पर, इसका एंशिएंट टाइम में इसको बुलाया जाता था इस पर्टिकुलर नाम के। ठीक है, तो अगर पूछे कि महापद्म सागर किस पर्टिकुलर लेक का नाम है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ओके, कुछ और बातें जैसे कि यहाँ पर नाम बात की जा रही है जैनुल आबदीन, ठीक है, बादशाह जो बनाया गया यहाँ पर, जिनका नाम था यहाँ पर जैन लंका। ये आर्टिफिशियल आइलैंड भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कहाँ पर? वुलर लेक पर। तो ये कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियली क्या होता है जब किसी के द्वारा बनाया जाता है। तो जैनुल जो यहाँ पर जैनुल आबदीन बादशाह के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम जैन लंका रखा गया। ठीक है, तो श्रीलंका के साथ में कनेक्ट करके रख लेना। तो ये लार्जेस्ट रूरल भी है यहाँ पर कश्मीर के अंदर में। बादशाह एक तरीके से बादशाह भी वर्ड यूज किया था कई बार। अकबर ऑफ कश्मीर भी इनको बोला करते थे यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में कश्मीर के अंदर में सबसे फेमस चीज क्या है, तो आप लोगों को पता है वो है सोल, जो कि वहां पर पासमीना जो वुल से बनाए जाते हैं। तो आर्ट ऑफ सोल मेकिंग जो है कश्मीर के अंदर, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया इन्हीं के द्वारा। तो आज की डेट में भी फेमस है वो चीजें। तो ये इतनी सारी बातें इस पर्टिकुलर जो स्लाइड से आप लोगों को देखने को मिली, इससे क्वेश्चन भी बन चुके हैं और आगे भी बन जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसको लेकर। आइए अब देखते हैं यहाँ पर किस किस ने सही गुल खिलाए हैं, क्या क्या आंसर दिया है। तो कौन यहाँ पर प्रस्तुत करता है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर सी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है यहाँ पर। ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। पूरा टारगेट क्या है, आखिर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। रिन्यूएबल वर्ड का मतलब क्या है? अक्षय एनर्जी ऊर्जा हम लोग बोलते हैं। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सोलर और ये सब चीजें इस्तेमाल करें, विंड एनर्जी, ताकि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री पर रखा जा सके या फिर उससे कम रखा जा सके। पर लेकिन लग नहीं रहा है कि हम लोग अचीव करेंगे, वो एक अलग बात है। 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर, यानी कि एक तरीके से आपदा प्रबंधन के बारे में बात की जा रही है। तो न्यू दिल्ली के अंदर में यहाँ पर ये देखने को मिली। बेसिक पर्पज ये कि कैसे लोगों को तैयार करना है और कैसे इस पर्टिकुलर ढांचे में इन्वेस्टमेंट करना है। $50 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस फंड जो था वो अनाउंस किया गया था लास्ट ईयर। यहाँ पर आज की डेट में डिजास्टर दुनिया भर के आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। कहीं अर्थक्वेक आ जा रहा है, कहीं बाढ़ आ जा रही है, कहीं अभी आप लोगों को ना जो नॉर्थ में पहाड़ी इलाके में देखने को मिला कि किस तरीके से जो घर जो है वो सारे ढह गए थे। कौन से स्टेट की बात थी बताइए जरा, देखता हूँ कौन कौन बताता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात चली थी ना कहीं। ठीक है, नाथुला माउंटेन के बारे में बात की जाए तो पता है आप लोग कहाँ पर है, ये सिक्किम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा जा चुके हैं, तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कई बार आप लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट अगर क्वेश्चन पूछना हो तो याद रख सकते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेंज का भी नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिसको डोंगक्या रेंज आप लोग बोल सकते हैं, डोंगक्या रेंज। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हिमालयन रीजन में है, तिब्बत और इंडिया के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। चाइना मत बोला करो, तिब्बत बोला करो, ठीक है, क्योंकि चाइना का पार्ट है पर लेकिन कब्जा रखा है उसने वो पार्ट। ओके आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करें फूड के बारे में, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है न्यूज। ये इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा तेलंगाना। तेलंगाना वही राज्य है जहां पर मैंने अभी बताया था क्रिमिनल चार्जेस के बारे में, याद है सबसे ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस वाला राज्य है। तो फूड का मजा ले रहे हैं, चलिए कोई नहीं, अच्छे से एंजॉय करिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात क्या की जा रही है, ये इसका आंसर हो गया सी। एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है, तो आंसर आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूं, कुछ अंग्रेजी के शब्द सिखाता हूं, जिससे कि कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोग जान पाओगे। इनको इस्तेमाल करोगे तो अच्छे से आप लोग अपनी अंग्रेजी भी सुधार पाओगे। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पर रेनेसेंस लिखा हुआ है, वहां पर रेनेसा बोलते हैं, मतलब एक तरीके से ट्रांजिशन फेज। ठीक है, तो रेनेसा वहां पर जो शब्द यूज किया गया वो यहीं से निकल कर आता है, नए युग की स्टार्ट करना, नवयुग बोलते हैं, एक तरीके से नया दौर स्टार्ट हो जाना। तो नवयुग बोला जाता है कि एक नया कुछ रिवाइवल हो जाना। जैसे मैं बोलूँ आज से आप लोग अपनी जिंदगी में चेंज कर सकते हैं, कल से आप लोग अपने शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट कर दो तो जिंदगी बदलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे नहीं एक तरीके से बोलते हैं ये है एक्टिव वोल्केनो और ये है डोरमेंट वोल्केनो। तो डोरमेंट से एक्टिव वोल्केनो हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये नवयुग का स्टार्ट हो गया। तो एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, लेनिटी।
कहीं कई बार सुना होगा आप लोगों ने, काफी लीनियंट है यार। ये लीनियंट मतलब काफी एक तरीके से ना, एक तरीके से दयावान इंसान है, या फिर मतलब ज्यादा ना ये दया वाला इंसान है, ज्यादा किसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं दिखा पाता है, ठीक है। एम्पैथी है इसके अंदर में। सिम्पैथी और एम्पैथी में डिफरेंस बताओ, चलो देखता हूं कौन बताता है, ठीक है। देखना बहुत प्यारे प्यारे आंसर आएंगे, एक एक दूसरे से सीखा करो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर जिंदगी बेढंगी हो चुकी है, तो इसका मतलब शब्द ये भी यूज कर सकते हो कि जिंदगी हैपेजर्ड हो चुकी है, मतलब एक तरीके से उथल पुथल हो चुकी है। तो जिसके अंदर में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ना हो, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब नहा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है भाई साहब, अपने हिसाब से जिंदगी चल रही है, तो हैपेजर्ड, ठीक है। तो ये शब्द इस्तेमाल करो। डे बाय डे में अनप्लान्ड बोल देते हो नॉर्मली आप लोग, ठीक है। अनसिस्टमेटिक भी यूज करते हो, रैंडम हो गई भाई साहब जिंदगी, तो हैपेजर्ड बोल दो, एक और वर्ड आ गया। ये आप लोग इस तरीके से आसानी से शब्द याद भी रख पाओगे, है कि नहीं। तो यूज करना इस्तेमाल करो, तो आप लोग चीजें याद भी रखोगे। नेक्स्ट शब्द आप लोगों के सामने क्वेसेंट, यानी कि मौन रहना। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई सारे बाबा जो है वो मौन रहते हैं, एक तरीके से इनएक्टिव रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं डोरमेंट रहते हैं। डोरमेंसी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, निष्क्रिय रहना, ठीक है। आलस भरा इंसान भी बोल सकते हो, ठीक है, कि वो भाई साहब कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, क्या मुझे में आ जाओ तो बोले ऐसा, ये तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है तो वाली बातें हैं। पर लेकिन जिंदगी में पेपर पास में आ रहा है तो ऐसी हरकतें मत करना, अब एक्टिव होके लग जाओ। नेक्स्ट शब्द आप लोगों के सामने है परusal। इसका मतलब होता है अध्ययन। तो ये ना बोलो कि स्टडी करने जा रहे हैं, परusal तो रीडिंग करना, कुछ चीजें इस तरीके से एग्जामाइन करना, किसी चीज को छानबीन करना भी बोल देते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इसको। तो ये अच्छा शब्द है जो अपने डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। तो आज से ये शब्द यूज करना स्टार्ट करो, फिर चीजें आप लोग याद रख पाओगे, ठीक है। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो बताना जरूर, और इसी के साथ में फीडबैक जरूर दे दिया करो। एप्लीकेशन के ऊपर हो चाहे यहाँ पर हो, जहाँ पर भी आप लोग कनेक्टेड हो, फीडबैक जरूर दिया करो। वहाँ पर स्टार रेटिंग में आप लोग दे सकते हो फीडबैक, अपना प्यार जरूर दिखा करो, और यहाँ पर लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को मिल जाती है, एप्लीकेशन के ऊपर भी और यहाँ पर भी, तो आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।